क्यों है? इतना गुस्सा, इतना ज्यादा एंगर इसमें आता कहां से है? ये कभी कभी इतना चुप क्यों हो जाता है? कुछ भी बोलो रिएक्ट ही नहीं करता। इमोशनलेस है क्या? आखिर घर पे जो देखता होगा वही तो सीखता होगा। ओ माय गॉड, टीचर स्कूल में सिखाते क्या है? इसका फ्रेंड सर्कल कैसा हो रहा है? आई एम सो वरीड। रिलेटेबल? क्या हम ऐसे ही बच्चों को जज करते हैं? तो आपके इन सारे क्वेश्चंस का, इन एंजाइटीज का, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस पॉडकास्ट में है। राधे राधे, मैं नम्रता। वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबका जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह इस चैनल से जुड़े हैं। और अगर आप 1 मिनट भी अपनी जिंदगी का हमें दे रहे हैं तो आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक इसी विषय में है कि आखिर आजकल के बच्चों में इतना एग्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए बच्चे जिम्मेदार हैं या कहीं ना कहीं हम खुद हैं? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमसे जुड़ रही हैं डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम। डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम वो पेरेंट्स को सॉल्यूशंस देती हैं कि आप ये सारे प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर सकते हो। बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। वो साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड एस्ट्रोलॉजी, शी इज द 3rd जनरेशन एस्ट्रोलॉजर, और वो इन तीनों चीजों का ब्लेंड से इतने रिमार्केबल सॉल्यूशंस दे रही हैं पेरेंट्स को। इतने सारे पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, दे आर फीलिंग द चेंज इन देम एंड इन देयर चाइल्ड। तो आप ये पॉडकास्ट जरूर अंत तक देखिएगा, आपको भी कहीं ना कहीं इन सब बातों का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और मैं उनके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, यू कैन गेट कनेक्टेड टू हर। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, मैं बार बार बोलूंगी नहीं। थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। नमस्कार मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो हैप्पी टू हैव यू हियर। आई हैव सीन मेनी रील्स, आपके बहुत सारे रील्स मैंने देखे हैं और इतने इम्प्रेसिव थे। आपके वेबिनार देखे हैं, बहुत अच्छे थे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप यहाँ आए हो। और हमारे ऑडियंस में आप ज़रूर देखिएगा ये पॉडकास्ट पूरा, क्योंकि बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है आज पेरेंटिंग के ऊपर। ओके, नमस्ते नम्रता, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत खुशी है, तुमने बुलाया, मैं चली आई। अब बोलो, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन मैम। तो हम जानते हैं, मैंने आपका बहुत सारा वेबिनार देखा, मैं जानती हूँ कि आप पेरेंट कोचिंग करते हो कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए, बच्चों को सही वे में गाइड कैसे करना चाहिए। आप गाइड करते हो पेरेंट्स को। मैं यहाँ कुछ बोलूं? जी जी बोलिए। मैं ये नहीं करती कि बच्चों को कैसे पालें जी, या उन्हें कैसे गाइड करें। मैं इससे बिल्कुल अलग हटकर कुछ करती हूँ। देखो, अगर मेरे चेहरे पे एक काला धब्बा है जी और मैं शीशे में देखती हूँ जी, तो मुझे जो चेहरा शीशे में दिखता है उस चेहरे पे मुझे काला धब्बा दिखता है। सपोज मैं एक कपड़े का टुकड़ा उठाऊं और शीशे वाले चेहरे को पोंछूं तो क्या चेहरा साफ हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जो चेहरा मुझे शीशे में दिख रहा है वो केवल एक रिफ्लेक्शन है, वो एक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है ना। दाग या धब्बा तो मेरे चेहरे पे है और इसलिए मुझे उस कपड़े को लेकर अपना चेहरा पोंछना पड़ेगा। अगर मैं अपना चेहरा पोंछ लूंगी और फिर शीशे में देखूंगी तो मुझे जो चेहरा वहां दिखेगा उसमें काला धब्बा दिखेगा ही नहीं, है ना। उसी तरह से हम एज पेरेंट्स जो हैं, हम अपने अंदर बहुत सारी एनर्जीज, बहुत तरह तरह की एनर्जीज कैरी कर रहे होते हैं जो हमें दिखता नहीं है। शीशे में देखते हैं तो एक चेहरा, एक शरीर, एक वो दिखता है, हम कहते हैं ये मैं हूं, पर हमें ये नहीं पता कि इस बॉडी के अलावा हमारे कई और बॉडीज हैं जो इनविजिबल हैं। उसमें से एक हमारा इमोशनल बॉडी है और हमारे इमोशनल बॉडी में
अगर डिस्टरबेंसेस होंगी तो हमारा बच्चा जो एक्चुअली हमारे लिए दर्पण की तरह है, और हम उस बच्चे में वो सारी चीजें देखेंगे, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखेंगे, कई सारी चीजें देखेंगे, हमें लगेगा हमारे बच्चे में गड़बड़ है, हमारा बच्चा ढंग से बिहेव नहीं कर रहा, हमारा बच्चा में ही करते रहेंगे। हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा बच्चा एक्चुअली हमें फीडबैक दे रहा है, हमें बता रहा है कि हमारा इमोशनल बॉडी कहाँ डिस्टर्ब्ड है। और जब तक हम उसे ठीक नहीं करेंगे, हम लाख कोशिश कर लें, हम लाख थेरेपिस्ट्स के पास चले जाएं, काउंसलर्स के पास चले जाएं। आजकल तो बहुत बुरी बीमारी चली हुई है कि छोटी छोटी बातों पे स्कूल्स वगैरह में, है ना, जितना बड़ा स्कूल होगा और जितनी बड़ी फी वो लेंगे उतने उनके बड़े दावे ये भी होते हैं। मैं नहीं कह रही गलत है या सही है, मैं कह रही हूँ फैक्चुअल ये है कि काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, सब हम तो साइकोलॉजिस्ट रखते हैं हमारे स्कूल में। छोटी छोटी बातों पे बच्चों को मतलब उस डायरेक्शन में हाँ ले जाया जाता है, एंड फिर दवाइयों पे बच्चा आ जाता है, जो बहुत गलत है। बच्चे के साथ बहुत ये नाइंसाफी है एक्चुअली। होना ये चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने इमोशनल जो अनरिजॉल्व, कई ऐसी चीजें हैं जो उनके अंदर चल रही होती हैं, गुस्सा भरा हुआ रहता है, देखो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारी फैमिली जो ट्रेडिशंस हैं वो इस तरीके से हैं कि खासतौर से मदर्स तो कुछ बोल ही नहीं पाती, है ना। विशेष रूप से ऐसा, हर फैमिली तो न्यूक्लियर नहीं होता, है ना। कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे दादी है, मदर है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बच्चा तो दादी से भी प्यार करता है, बच्चा तो माँ से भी प्यार करता है, बच्चा अपनी लॉयल्टीज में बढ़ जाता है। ये तो एक उदाहरण है ना। कई बार पेरेंट्स में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चा क्या समझे, बच्चा तो फादर से भी प्यार करता है, माँ से भी प्यार करता है। अब कल्पना करो उस बच्चे की जहां पर सेपरेशन या डिवोर्स जैसी स्थितियां हैं, अब वो उस बच्चे को तो चॉइस करना पड़ रहा है, वो तो दोनों से प्यार करता है और उसको जरूरत दोनों की है, और वो बढ़ जाता है। तो ये चीजें बच्चे के अंदर ट्रॉमा क्रिएट करती हैं। बच्चा उसको कैरी करेगा, उसके स्कूल के परफॉर्मेंस में एक गिरावट आएगी, उसके मेंटल इमोशनल हेल्थ में एक चेंज दिखेगा, बच्चा वायलेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें, और बच्चों को मारेगा पीटेगा, या बिहेवियरल इश्यूज, या फिर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम वगैरह। ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये रिजल्ट्स हैं उस बच्चे के डिस्टर्ब्ड इमोशनल हेल्थ का। और उसको ठीक करने का तरीका एक ही है कि माँ बाप रियलाइज करें कि उनके इमोशंस कहाँ डिस्टर्ब्ड है और उसको ठीक करने की कोशिश करें, ना कि बच्चों को साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट के पास भगाएं। बेसिक चीज ये है, मतलब पेरेंट्स को जरूरत है अपने आप में करेक्शन लाने। बिल्कुल, मैं रीपेरेंटिंग करती हूँ, रीपेरेंटिंग, मैं पेरेंट्स को हेल्प करती हूँ खुद को रीपेरेंट करने में, क्योंकि उन पेरेंट्स की भी एक्चुअली गलती नहीं है। जब वे बच्चे थे उनके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। देखो जमाना बदल गया। उस जमाने में जब आज से अपन कई साल पहले, एक जनरेशन पहले ले लें, तो एक आवाज पे बच्चा चुप हो जाता था, एक निगाह में बच्चा मान जाता था। आज वो स्थिति है क्या? आज वो स्थिति नहीं है। आज आप बात करते हो, आपका बच्चा उल्टा जवाब देता है, आपसे बढ़ चढ़ कर जवाब देता है। वहां पर है आज की बिहेवियर्स। तो इन चीजों को ठीक करने का तरीका ये है, आप बच्चे को फॉल्ट पे मत लाओ, आप अपना चाइल्डहुड एग्जामिन करो। आप पाओगे कि आपके चाइल्डहुड में, सपोज आप कहते हो कि स्कूल लाइफ, मेरे बच्चे का स्कूल लाइफ डिस्टर्ब्ड है, टीचर्स ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप बच्चे पे मत जाओ, खुद का स्कूल लाइफ एग्जामिन करो। आपके स्कूल लाइफ में 100% आपके कुछ अनुभव रहे हैं जो आज दिन तक अनरिजॉल्व्ड हैं आपके अंदर। आप उनको वो रिजॉल्व कैसे करते हैं, वो एक फुल लर्निंग है। वो पूरा एक लर्निंग है जिसको कि इस तरीके से क्विक फिक्सेस नहीं है उनके, लॉन्ग टर्म लर्निंग है। आप अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे, आपका बच्चा, आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, वो अपने आप ही बदलेगा, अपने आप, विदाउट योर टेलिंग हिम
कि तू ये कर या वो कर, या कुछ नहीं कहना पड़ेगा, जादू की तरह बच्चा बदलता है। और मैंने ऐसे कई केसेस मतलब बदले हैं केवल पेरेंट्स को हाँ हेल्प करके। राइट। तो मैंने आपका एक वेबिनार देखा था हाँ जिसमें आपने फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज मोड समझाया था हाँ कि क्यों बच्चे में वो आ जाता है एंड विदाउट आवर नोइंग कि वो वैसा बिहेव कर रहा है, बट हमें वो पेरेंट्स को रियलाइज नहीं होता है। आप वो थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल मैं समझाऊंगी, बिल्कुल। और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखो, फाइट फ्लाइट और फ्रीज ये साइकोलॉजी के 3 टर्म्स हैं। उससे पहले एक चीज समझो कि आप और मैं माँ हैं या हम फादर्स हैं, कुछ भी हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमसे पहले कुदरत माँ है, नेचर फर्स्ट पेरेंट है। और नेचर चाहती है कि मेरा जो ये प्राणी है वो सरवाइव करे। आप और हम यहाँ गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि क्या इतना छोटा बच्चा, उसमें तो अभी इतना दिमाग डेवलप्ड भी नहीं है, वो क्या समझेगा क्या चल रहा है घर पे, उसे क्या पता, हम यूं समझते हैं। बट अब एक बात का जवाब दो, जब एक बाढ़ या भूकंप आए, हमारे पास तो लैब्स हैं, हमारे पास साइंस है, विज्ञान है, हमारे पास साइंटिस्ट्स हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि है, इतना इतना कुछ है, रिसोर्सेस संसाधन हमारे पास इतने हैं, फिर भी हमें बाढ़ और भूकंप का उनके आने के बाद पता चलता है। पर छोटे छोटे जो कीड़े जो जमीन में रहते हैं, पक्षियां जो पेड़ों में रहते हैं, चूहे जो बिलों में घुसे रहते हैं, इनको बाढ़ या भूकंप आने से बहुत पहले पता चलता है और ये भाग जाते हैं। कैसे हो, कैसे? क्या उनके पास साइंस है, लैब है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, ब्रेन्स है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट है? कुछ भी नहीं है। पर उनके पास एक बहुत बड़ी चीज है जिसको कि हम इंस्टिंक्ट कहते हैं इंग्लिश में, है ना? आई डोंट नो व्हाट इंस्टिंक्ट इज इन हिंदी, बट इंस्टिंक्ट का मतलब इससे पहले कि आपकी आंखें देखें, इससे पहले कि आपके कान सुने, आपके अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम नेचर ने दिया है जो भाप लेता है खतरे को। मैं खतरे में हूं, ये वो छोटे प्राणी भाप जाते हैं। वो नहीं जानते बाढ़, वो नहीं जानते भूकंप, वो जानते हैं खतरा खतरा, भागो भागो, भाग जाते हैं। ये नेचर का काम है। जो घरों में बच्चे होते हैं, 4 दिन का बच्चा है, उसको उसकी बुआ तो प्यार से उठा रही है ना, दादी उठा रही है, दादाजी उठा रहे हैं, फूफा उठा रहे हैं, कोई भी उठा रहे हैं, वो बच्चा बह बह रोता है, माँ उठाती है, जादू की तरह बच्चा चुप हो जाता है। कैसे होता है? इंस्टिंक्ट बच्चे के अंदर, हमारे अंदर, बाकी प्राणियों को छोड़ दो, उनका सिस्टम अलग है पर वही नेचर पेरेंट है। और हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर हमारा नर्वस सिस्टम है। वो नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन को, और जिसको हम गट कहते हैं, है ना, रिलेटेड टू द स्टमक, उसको कनेक्ट करता है। इसीलिए कई बार बुरी खबर आने पे पेट खराब हो जाता है। पहले रिजल्ट्स, बोर्ड एग्जाम्स, आजकल तो सब कुछ नेट पे यूं एक टच पे मिलता है। एक समय था जब इंटरनेट ऐसे ये सब थोड़ी होता था, तो रेडियो पे न्यूज आता था कि भाई आज 11 बजे बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा, अपने स्कूलों में जाके आप वो रिजल्ट्स चस्पा कर दिए जाएंगे, जाके देखाओ। तो कितना ही अच्छा आपने परफॉर्म किया है, आपको पता है आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, फिर भी उस समय पेट गुड़गुड़ाएगा, कुछ होगा, है ना, क्योंकि आपका गट इमीडिएटली एक खतरे को भापता है, पता नहीं आज क्या होगा, भले ही अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है। तो ये इनबिल्ट सिस्टम हमारे अंदर है, इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये 3 तरह के रेस्पॉन्सेस को रखता है, जिसको हम फाइट, फ्लाइट और फ्रीज कहते हैं। पहले मैं इसको जानवरों के माध्यम से समझाती हूँ, फिर मैं आके आपको समझाती हूँ कि बच्चे के साथ होता क्या है। और संभवतः आज अगर आपके घरों में बच्चे डिस्टर्ब बिहेवियर शो कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है, रीजन क्या है? आई विल कम टू दैट। सो कल्पना करो एक जंगल की और एक छोटे से खरगोश की। वो खरगोश फुदक रहा है,
जी और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जी उसे दूर दूर तक कोई जानवर नजर नहीं आ रहा। एंड खरगोश की आंखें किसी जानवर को नहीं देख पा रही, उसके कान किसी आहट को नहीं सुन पा रहे, जानवर की आहट को, पर खरगोश के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम है जो कि सारा टाइम खतरे के लिए अलर्ट रहता है। कोई खतरा तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, ये प्राणी छोटा है, कोई खतरा तो नहीं है। और वो भाप लेता है कि खतरा है, एक जानवर है। पर वो सिस्टम इतना, जितना हमारा सोफिस्टिकेटेड मोबाइल और टेक्नोलॉजी आज का है, आज का जो हमारा सुपीरियर से सुपीरियर कंप्यूटर है, सुपीरियर से सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, उससे कहीं सुपीरियर वो सिस्टम है। वो भाप लेता है जी। और वो मतलब 1 सेकंड तो बहुत लंबा समय है। 1 सेकंड का 1/10 भाग, इतने में वो भाप के कैलकुलेशन सारा कर लेता है कि हाँ है जानवर, और वो जानवर इस खरगोश से थोड़ा सा बड़ा है, इससे खरगोश लड़ सकता है। इमीडिएटली वो सिस्टम क्या करेगा, एक बार उसने भाप लिया, वो सिस्टम इस नर्वस सिस्टम के एक भाग को एक्टिवेट कर देगा जिसको हम कहते हैं फाइट, यानी लड़। ओके। अब वो ये देखो, ये 1 सेकंड के भी 1/10 भाग में हुआ ये सारा कैलकुलेशन। कितना स्पीड होगा जी, कितना है ना। अब वो जानवर आएगा और खरगोश की बॉडी बिल्कुल फाइट के उस पे आ जाएगी, मोड पे आ जाएगी, और वो लड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कुदरत ने इस खरगोश को एक तरीके से तैयार कर दिया कि तू लड़। ओके। तो अगर उस लड़ाई में खरगोश जीतता है तो ठीक, हारता है तो ठीक, उससे कोई वो सेकेंडरी है। बात यह है कि कुदरत ने इसको अलर्ट कर दिया कि तुझे लड़ने की जरूरत है, तू सेफ नहीं है, सामने खतरा है, ये फाइट। जब सामने वाला जो प्राणी है या सिचुएशन है वो इस वाले प्राणी के या तो बराबर है या थोड़ा सा बड़ा है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर फाइट नाम का वो मोड जो है, वो कल्पना करो 3 बटन्स, कोई बटन वटन नहीं होता नर्वस सिस्टम में। इस बात को समझने के लिए हम देखें, 3 बटन नर्वस सिस्टम पे, तो कुदरत ने पहला दबा दिया, लड़। अब ये लड़ेंगे। अब हम सेकंड पे जाते हैं। सेम खरगोश की कल्पना करो, वही फुदक रहा है वो जंगल में, उसको कोई जानवर नहीं दिख रहा, पर उसके अंदर का सिस्टम भापने की कोशिश करता है, कोई खतरा तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं। और वो भापता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं खतरा है, और अब की खतरा बहुत बड़ा है, इससे थोड़ा सा बड़ा नहीं है, इससे बहुत बड़ा है, और दूर है वो खतरा। शेर है, डेफिनेटली खरगोश शेर से लड़ नहीं सकता, इसलिए फाइट नाम का वो काम नहीं करेगा। पर दूसरा फ्लाइट यानी भाग, दौड़, बच निकल, वो है फ्लाइट। तो शेर तो बहुत दूर है, सिस्टम ने यहीं से भाप लिया कि बहुत बड़ा खतरा है, लड़ने की संभावना तो है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, पर भागने की गुंजाइश है। तो वो क्या करेगा, खरगोश के अंदर वो फ्लाइट वाले मोड को, फ्लाइट यानी भाग, भाग निकल, बच निकल, उस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, और खरगोश की आंखों में डर आ जाएगा। भले उसने शेर नहीं देखा, अभी आंखों ने शेर नहीं देखा, कान ने शेर की दहाड़ नहीं सुनी, फिर भी उसके अंदर फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो गया, कान खड़े हो जाएंगे, वो उल्टी दिशा में दौड़ निकलेगा। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि खरगोश को शेर की दिशा में नहीं भगाएगी, उसके बॉडी को घुमा देगी और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भगा देगी। और खरगोश को ये नहीं पता कि मैं क्यों भाग रहा हूं, उसको केवल ये पता है खतरा खतरा खतरा, भाग नेचर कर रही है। नेचर करती है। नेचर कैसे करती है? नेचर कुछ नहीं है, नेचर ने हमें वो सिस्टम दिया है। तो बॉडी के मूवमेंट्स अपने आप उस डायरेक्शन में डायरेक्ट होके
और खरगोश भागेगा। जैसे हम हिंदी में जिसको कहते हैं आभास हुआ मुझे। आभास हुआ, बिल्कुल आभास हुआ। ओके, बिल्कुल आभास हुआ। खतरे का आभास हुआ, अंदेशा जी खतरे का है जी। और ये तक अंदेशा है कि यहाँ नहीं, यहाँ भागना है, वो तक वो सिस्टम अंदर करा देगी। है ना, मैं हाथ ऐसे रख के बैठी हूं, कुछ ऐसा है जो ये करा देगी मुझसे। ओके, लाइक दैट। जब हम सपोज गैस स्टोव के पास जाते हैं, गरम तवा है, क्या करते हैं हम? गलती से हाथ बढ़ा देते हैं, कुछ हमें खींच देता है, रिफ्लेक्स, है ना, दैट वो एक्टिवेट होता है और वो जानवर ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाएगा। ये फ्लाइट है। जी जी। तीसरा, यही खरगोश तुम कल्पना करो कि जंगल में है, घास खा रहा है जी, और उसे कुछ भी, कोई जानवर नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर उसके अंदर का सिस्टम हमेशा खतरे के लिए अलर्ट रहता है। कोई खतरा तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं। और अब की जब वो स्कैन करता है खतरे के लिए, है क्या, तो वो ये पाता है कि हाँ खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। और अब की वो खतरा दूर नहीं है, खतरा बिल्कुल पास है। इसलिए अब के भी शेर है ना, भले ही अंदर के सिस्टम को शेर, चीता, भालू ये सब नहीं पता, बट उसको खतरा मालूम है और खतरा पास है ये मालूम है। अब फाइट संभव ही नहीं है, खरगोश चाहकर भी शेर से लड़ नहीं सकता, इसलिए फाइट को एक्टिवेट करके फायदा नहीं है, फ्लाइट को भी एक्टिवेट करके फायदा नहीं है, क्योंकि अगर खरगोश जरा सा भी मूवमेंट करेगा, हलचल होगी, तो शेर अलर्ट हो जाएगा और शेर आके झपट्टा मार के खरगोश को खा जाएगा। इससे देखो नेचर कितनी परफेक्ट है। तीसरे को अलर्ट करती है, वो एक्टिवेट करती है फ्रीज। अब हम समझे फ्रीज होता क्या है। फ्रीज का मतलब ये जानवर बिल्कुल जैसे मृत अवस्था में पहुंच जाएगा, जैसे मृत समान जी, बस हल्की इतनी सांसें चलेंगी कि जिंदा है, बट अदरवाइज पूरा शरीर मृत समान है। थोड़ी देर में शेर आएगा। जंगल के कानून अलग है। आप और हमें नहीं पता कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं, पर हम अनाज का भंडारण कम से कम 1 महीने का करते हैं, है ना। हमारी दादी नानियां तो साल भर का करती थी गांव में। हम तो केवल चलो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं है, हो सकता है कुछ दिनों का करें, महीनों का करें, पर ये तो नहीं करते कि एवरी इवनिंग जाके हम अनाज लेके आए, ये तो नहीं करते हम। तो ये फ्रीज जो है, इसमें जानवर बिल्कुल मृत समान हो जाता है, उसके अंदर की सारी एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी। और शेर, जंगल का कानून क्या है, अगर उसका पेट भरा है तो वो शेर को, वो खरगोश को नहीं मारेगा, मार के कहाँ ले जाएगा? स्टोर थोड़ी करना है, भंडारण थोड़ी करना है। अगर उसका पेट भरा है तो सूंघ के चला जाएगा, मारेगा नहीं खरगोश को। कुदरत वो मौका जरूर खरगोश को देती है, क्या पता शेर का पेट भरा हो तो तू बच जाएगा, तो उसको मृत समान कर देती है। शेर आएगा, सूंघेगा, अगर भूखा है तो मार के खा जाएगा, वो एक अलग बात है। पर अगर भूखा नहीं है, उसका पेट भरा है, तो वो सूंघ के दूर निकल जाएगा। और जब वो दूर निकल जाए, आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, तो अपने आप ही वो सिस्टम जिसने फ्रीज नाम के रेस्पॉन्स को एक्टिवेट किया था, वो उसे छोड़ देगी। जैसे हम टेप रिकॉर्डर या किसी बटन को दबा के रखते हैं फिर छोड़ देते हैं ना, वैसे वो रेस्पॉन्स छोड़ देगी। खरगोश उठ जाएगा, अपने शरीर को हिलाएगा, उसे नहीं पता मैं फ्रीज में था या मैं किस में था या खतरा था, उसको कुछ नहीं पता, बस वो अपने शरीर को हिला के भाग जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो भाग जाएगा। अब ये होता है विदाउट रियलाइजिंग कि खरगोश, वो मतलब ये खरगोश रियलाइज नहीं कर रहा है कि वो फ्रीज है, कुछ नहीं उसको, वो तो नेचर कर रही है, नेचर कर रही है। नेचर जिसको हम नेचर कह रहे हैं, उसके अंदर इनबिल्ट है, वो करवा रही है। तो ह्यूमन बींग्स में, हम तो ह्यूमन, ये सारी चीजें डिस्कवरी चैनल वगैरह पे जाके देखो, ये सारा मिलेगा जो मैं समझा रही हूँ, है ना। मैं इसको ह्यूमन चिल्ड्रन के लिए समझा रही हूँ, बट है तो एक्चुअली ये एक एनिमल रेस्पॉन्स।
सो इसलिए अब हम ह्यूमन बेबीज के लिए समझे। जी। जब एक बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले 9 महीने तो वो माँ की कोख में रहा होता है, उसको कुछ नहीं करना होता, उसकी सारी जरूरतें वहीं पूरी हो रही हैं। उसके लिए सबसे बड़ा खतरा उस समय होता है जब वो बाहर निकलता है, बच्चा रोते हुए निकलता है। हेल्दी बर्थ द बेबी क्राइज, है ना। तो फर्स्ट ट्रॉमा बच्चे का है कि माँ के शरीर से मैं अलग हुआ, ये फर्स्ट ट्रॉमा है। उसके बाद से नेचर एक्टिवेट हो जाएगी उस बच्चे के अंदर, खतरा, खतरा तो नहीं, खतरा तो नहीं, खतरा तो नहीं। और ये हम समझें कि अगर माँ बाप इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, देखो तुम एक दोस्त के यहाँ जाती हो और वो जो दोस्त है कपल है, समझ लो वो अभी झगड़ा करके बैठे हैं, तुम दरवाजे की घंटी बजाते हो, दरवाजा खुलता है, तुम अंदर जाते हो, तुम वैसे भाग जाते हो कि कुछ टेंशन रहा है यहाँ। कैसे भागते हैं, वो तो ढंग से बात कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ कहता है, यानी माहौल हैवी है यहाँ। लाइक दैट बेबीज के लिए, बेबी के लिए वो सिस्टम एक्सट्रीमली अलर्ट है। भाई बेबी तो फाइट, बेबी की स्थिति उस खरगोश से भी गई गुजरी है। खरगोश तो कम से कम अपने से थोड़े बड़े प्राणी के साथ लड़ सकता है, भाग सकता है। क्या वो छोटा सा बेबी लड़ सकता है? नहीं। भाग सकता है? नहीं। भले यहाँ हमारे घरों में शेर, चीता, भालू नहीं है, परंतु जब पेरेंट्स इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, झगड़े होते हैं घरों में, एक अल्कोहलिक फादर, नशे में धुत फादर है, दिन भर तो फादर कैसे हैं, शाम होते ही फादर का हुलिया बदल जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। या दादी माँ के बीच में झगड़े होते हैं, दादी और मदर के बीच में, या चाचा ताऊ पापा के बीच में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं। तो वो बच्चा उन चीजों को प्रोसेस नहीं कर सकता, वो बहुत छोटा है ना। तो उसका माइंड उन चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, माइंड रिकॉर्ड करता है इन चीजों को, उसे हम आई थिंक अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। और बच्चे को अगर बियॉन्ड एक लिमिट के हो जाए तो बच्चे को, क्योंकि फाइट पॉसिबल नहीं है, फ्लाइट पॉसिबल नहीं है, इसलिए बच्चे को फ्रीज में डाल देता है। एक जानवर के फ्रीज में जाने से और एक बच्चे के फ्रीज मोड में जाने से, इसमें डिफरेंस क्या है हम समझें। जब एक जानवर फ्रीज में जाता है तो उसका शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं, आधा घंटा 40 मिनट, जब तक वो खतरा पूरी तरह से ना टले वो जानवर मृत समान ही रहेगा, हिलेगा डुलेगा भी नहीं, सांसें भी बिल्कुल बेर मिनिमम चलेगी। जब एक बच्चा फ्रीज मोड में जाता है तो वो हिलता डुलता, चलता फिरता, बोलता, खाता पीता, सब कुछ है, पर ब्रेन फोकस कम हो जाता है। फिर माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा, हमें पता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, पता नहीं पढ़ता क्यों नहीं है, पता नहीं क्यों ये डिवाइसेस में लगा रहता है, स्कूल में रिजल्ट्स गिर रहे हैं, मार्क्स गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चा आपका फ्रीज मोड में। या फिर हमसे कुछ शेयर ही नहीं करता, गुमसुम रहता है, कमरे में बंद रहता है, हम लोगों से कुछ शेयर नहीं करना पसंद करता है, आपका बच्चा फ्रीज मोड में है। सो अब मैं आपको फ्रीज मोटा मोटा समझाती हूँ क्या है। अब तुम्हारे घर में लाइट है, हर कमरे में एसी है, लाइट है, सब कुछ है। एडिशनली तुम्हारे घर में कल्पना करो इन्वर्टर भी है जो बैटरी पे चलती। एक मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम अपार्टमेंट में रह रहे हो, बैकअप दे रहा है बिल्डिंग सोसाइटी वाले, भूल जाओ। एक घर में है ना 5 कमरे हैं, 5 कमरों में एसी, लाइट, फैन, बल्ब सब कुछ चलता है, और भी पता नहीं क्या क्या चलता है। एडिशनली इस घर में एक इन्वर्टर है जो बैटरी पे चलता है। अब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई, है ना। अगर हम समझदार हैं, हम क्या करेंगे, हम 4-5 मेंबर्स जो भी हैं एक ही कमरे में आके बैठ जाएंगे ताकि यहीं के लाइट पंखे चलें, ताकि हमारा बैटरी लंबा चल सके। पता नहीं लाइट कब आएगी, 4 घंटे बाद आएगी,
तब तक हमारी बैटरी खिंच जाए, इसलिए हम सब कमरों में लाइट, फैन, एसी, पंखा सब बंद कर देंगे। एक ही कमरे में मिनिमम यूज करेंगे जितना बहुत जरूरी है। यही नेचर करती है बच्चे के साथ। ब्रेन फंक्शनिंग मिनिमम कर देती है, सब जगह ऑफ 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 ऑफ, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ कर देगी वो। क्यों? क्योंकि ब्रेन एनर्जी बहुत यूज करता है। और जो बेर मिनिमम बच्चा जिंदा रह सके, बेर मिनिमम काम कर सके, जिसमें ज्यादा एनर्जी ना लगाना पड़े, निष्क्रिय होकर बैठा रह सके, जिसमें कम से कम एनर्जी खर्चा होता है, वो सारा तो नेचर एक्टिवेट रखेगी। पढ़ाई लिखाई, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, एनालिसिस, जिसमें जोर लगाना पड़ता है, सब स्विच ऑफ हो जाएगा। बच्चा जो कर पा रहा है उस स्थिति में, उसे बहुत समझो। जो भी उसका परफॉर्मेंस है, हम तो कहते हैं उसका परफॉर्मेंस गिर गया, वो 8th ग्रेड तक बड़ा अच्छा कर रहा था, पता नहीं सडनली उसको क्या हो गया। तो ये सारा उस फ्रीज की वजह से है। बच्चा फ्रीज में चला गया, चलेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, वो डिवाइस मांगेगा, क्योंकि उसमें निष्क्रिय होके बस बैठ के देखते ही तो रहना है। करना क्या, दिमाग थोड़ी लगाना है। दिमाग की बत्तियां गुल रख के जो काम हो सकते हैं वो करेगा। बाकी बहुत मिनिमम लेवल पे कम होगा। ऐसे में बच्चा क्या करता है, कोई भी बच्चा फ्रीज में रहना पसंद नहीं करता। बच्चे को नहीं पता कि मैं फ्रीज में हूं या मेरे साथ क्या है। कोई बच्चा पसंद नहीं करता। ये ऑटोमेटिकली नेचर ने नेचर, हाँ, ये सिस्टम, नर्वस सिस्टम ने किया। हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो कर देती है ना। वो उसी को मैं नेचर जो कह रही हूँ, दैट इज द नर्वस सिस्टम। अब ये जो बच्चा है, बिल्कुल जो ऑटोमेटिक काम है वो ही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगता। बच्चा बाय नेचर बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत एनर्जी लेके आता है, और उसको ऐसा लगता है जैसे बेड़ियां पड़ गई, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो बाहर निकलने के लिए, फ्रीज से बाहर निकलने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो फाइट या फ्लाइट। अब बच्चा क्या करे, फाइट करेगा, माँ बाप से झगड़ेगा, बदतमीजी पे आएगा, जवाब देगा, कहना नहीं मानेगा, जो कहोगे उसका उल्टा करेगा। ये बच्चे की कोशिशें हैं फ्रीज से फाइट तक आने में। देखो, फ्लाइट उसके लिए पॉसिबल नहीं है। कहाँ भाग के जाएगा, घर छोड़ के कहाँ जाएगा। एक्सट्रीम केसेस में बच्चे धमकाते हैं, घर छोड़कर चला जाऊंगा, सुसाइड नोट्स लिख देते हैं, बहुत सारी चीजें बच्चे करते हैं। बट अमूमन, है ना, जनरल केसेस में बच्चा फाइट पे आ जाएगा। बच्चा एक्चुअली अपने पेरेंट्स को साइकोलॉजिकली अपने साइज तक काट कर लगभग बराबर सा करने की कोशिश करता है। शरीर को कुछ नहीं कर सकता, वो तो इतने बड़े रहेंगे, पर साइकोलॉजिकली अपने माइंड में अपने पेरेंट्स को अपने स्तर तक उतार कर जैसे बराबर के हों, वो लड़ता है। वो उस बच्चे की एक कोशिश है कि मैं फ्रीज से बाहर निकलूं, वापस मुझे मेरी एनर्जी मिल जाए। उस बच्चे को नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, पर होता इसलिए है। और हम उस चीज को बैड बिहेवियर, बदतमीजी करके और डांटते हैं या और कंप्लेन करते हैं या जो भी करते हैं। सबसे पहले माँ बापों को अगर सिंपल से सिंपल, यू शुड टेक अप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। देखो, मैं तो इन चीजों के लिए क्लासेस चलाती हूँ, वो एक अलग चीज है। जरूरी नहीं है हर माँ बाप उन क्लासेस के लिए, और सब ऑनलाइन चलता है, फिर भी जिनके लिए सुविधा नहीं है, फर्स्ट थिंग डीप ब्रीदिंग। आप अपने ब्रेथ को, मतलब डीप ब्रीदिंग, जब बच्चा बहुत बिगड़ा वाले स्थिति में है, आप डीप ब्रीथ करके पहले अपने आप को रेगुलेट करो। आपका बच्चा अपने आप ही, बच्चों के अंदर मिरर न्यूरॉन्स करके होते हैं। तो आपका ब्रीथिंग पैटर्न जो है, स्लो एंड डीप ब्रेथ्स आप लोगे तो बच्चा आप ऑटोमेटिकली करेगा वो, तो उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत होता है। जब बच्चा शांत हो जाए तो फिर उससे जाके पूछो
उसको वो मत दो, लेक्चर मत दो, ज्ञान मत दो, ऐसे नहीं करना, डोंट डू ऑल दिस। बच्चे से पूछो उस समय तू क्या महसूस कर रहा था, क्या था उस समय, मैं क्या ऐसा कर सकती थी जिससे तू बेटर फील कर सकता था। जनरली माँ बाप कहते हैं हाँ हमें पता है, वो तो यही कहता कि मुझे अभी ये चीज दिला दो तो मैं बेटर फील करता। देखो वो इनिशियली बच्चा करेगा, पर आपको पेशेंस रख के इस हैबिट को कल्टीवेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा आपको ट्रस्ट नहीं करता, आपने इतने सालों में उसको समझा ही नहीं, वो आपको नहीं ट्रस्ट करेगा। शुरू में ऐसी बिहेवियर्स रहेंगी, है ना। और एक बैठकर, जिसको साइकोलॉजी में एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, बैठकर सुनो। हम क्या करते हैं, बच्चा हमसे कुछ बोल रहा होता है तो हम अपने दिमाग में उसका जवाब सोच रहे होते हैं कि हम क्या जवाब दें, हम कैसे अपनी बात उसके दिमाग में फिट कर सकें। वो ना करो, उसकी बात सुनो, क्या कह रहा है, वो जो भी बात कह रहा है उसके नीचे उसकी फीलिंग क्या है, क्या फील कर रहा है बच्चा, उस चीज को हम पहचानने की कोशिश करें। तो यू शुड, एंड ऑल पेरेंट्स शुड टेक अप मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस, क्योंकि हम अपने आप को अगर इमोशनली, मैं उन पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ जो कोर्सेज वगैरह खरीद नहीं सकते, कोचिंग के लिए नहीं आ सकते, बेयर मिनिमम इतना तो कर सकते हैं, 15 मिनट एक मेडिटेशन प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग। जब बच्चा डिस्टर्ब नजर आए तो बैठ के 5-10 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करके फिर बच्चे से बात करो। ओके, दीज आर स्मॉल वेज दैट यू कैन डू। अगर कोई बच्चा बहुत काफी छोटा हो लेकिन अब्यूजिव हो जाए तो? बच्चा अब्यूजिव क्यों हो रहा है, वही तो, वो जा तो फाइट मोड पे ही रहा है ना। ओके, तो आप ये भी देखो कि बच्चे को क्या झेलना पड़ रहा है घर पे। क्या फादर या मदर गालियां बकते हैं, सुनिए। सपोज नहीं, सपोज बच्चा बाय अब्यूजिव, मैं ये मान के चल रही हूँ कि बच्चा गाली गलौज करने लगा है, तो क्या आप एज अ पेरेंट, भले आप बच्चे के सामने गाली नहीं बक रहे, बट क्या आप अपने गुस्से को बिल्कुल ढक्कन लगा के बंद रखने की गुस्सा तो आ रहा है जी, पर आप गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करते। मैं नहीं कह रही कि गाली गलौज करके गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट अगर पेरेंट्स अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना भी अलाउ नहीं करते, नॉर्मली एक्सप्रेस करना, सपोज हस्बैंड वाइफ का पार्टनरशिप ऐसा है कि हस्बैंड एक्सपेक्ट करते हैं कि वाइफ गुस्सा एक्सप्रेस ही ना करे, या वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि हस्बैंड गुस्सा, भाई गुस्सा एक बहुत नॉर्मल सा इमोशनल रेस्पॉन्स है। जब आप उसको बंद कर लेते हो, एक्सप्रेस ही नहीं करते, तो वो बिगड़ जाता है, फिर आपके अंदर एक नेगेटिव सेल्फ टॉक चालू हो जाता है। ये सारी चीजें हमारे, देखो आधा ग्लास पानी में दूं तुम्हें और मैं कहूं कि इसको हाथ बढ़ा के ऐसे पकड़ लो, 5 मिनट बाद पूछती हूँ कैसा है, तुम कहते हो हल्का है, 15 मिनट बाद पूछती हूँ कैसा है, तुम कहते हो हल्का है, आधे घंटे बाद पूछती हूँ कैसा है, तुम कहते हो हल्का है, पर तुम्हारा सुर बदल गया, कुछ तो बदलाव आया। 2 घंटे बाद तुम कहने लगोगे हाय मैं रख दूं क्या इस ग्लास को, अनकंफर्टेबल हो रहा है। और अगर 24 घंटे उस ग्लास को इसी तरह से पकड़ा तो हाथ को लकवा मार जाएगा। तो क्या आधा ग्लास पानी 10 लीटर हो गया था क्या? हाथ को लकवा कैसे मारा? 10 लीटर नहीं हुआ था, हुआ ये आधा ग्लास 10 लीटर नहीं हुआ, परंतु 24 घंटों तक उसको पकड़े रहे ना, उस 24 घंटा, वो लेंथ ऑफ टाइम, समय अवधि जो है, उसने हाथ को डिस्टर्ब कर दिया। उसी तरह से अगर हम गुस्से को बिना एक्सप्रेस करे पकड़े रहे तो वो हमारे अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी बनाती है। बच्चा हमसे वो ट्यून कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हमारे और बच्चों के बीच लगातार चल रहा होता है। अब वो उसको पकड़ नहीं पाता तो उसको उठा के बाहर फेंकता है, गाली, है ना। कई सिटीज का कल्चर ही ऐसा होता है कि गाली गलौज वाला कल्चर होता है, कई बड़े सिटीज में, है ना, होता है ये सारे
उसमें उसको वो गाली की तरह नहीं यूज करते, वो वोकैबुलरी का एक पार्ट हो जाता है। तो वो बच्चा उस चीज को पकड़ लेता है क्योंकि वो बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी को पकड़ के चल रहा होता है। ये ओके। तो मैं पहले मैं नहीं समझने की कोशिश करती थी कि बच्चों का बिहेवियरल पैटर्न ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने आपके वेबिनार देखे तो मुझे लगा कि नहीं, हमें बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इम्पोज करने लगते हैं अपने आप को कि मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, आई हैव एक्सपीरियंस। बट हम ये कभी नहीं कोशिश करते हैं कि बच्चे का भी एक्सपीरियंस है कुछ। हाँ, और उसका जो एक्सपीरियंस है, बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, जिसको भी मैं ट्रॉमा कह रही हूँ, ट्रॉमा ये नहीं है वॉर है, रेप है, मर्डर है, एक्सीडेंट है, वही ट्रॉमा है, ऐसा नहीं है। ट्रॉमा कोई भी ऐसी चीज जिसको कि बच्चा प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पा रहा इमोशनली। जैसे उदाहरण, माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे को थोड़ी पता कि ये लड़ रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है। समय के साथ, उम्र के साथ बच्चा सीखता है, बट उसका सिस्टम तो अभी भी बार बार उसी चीज को मेंटेन करता है और उसी चीज को बार बार अनुभव कर रहा होता है। तो वो बार बार वो ट्रिगर रेस्पॉन्स कर देता है, वो अनकॉन्शियस होता है, जानबूझकर बच्चा नहीं कर रहा होता, वो अपने आप उसके अंदर हो जाता है। मोर देन बच्चे को समझना, आप अपने आप को समझो कि आपने अपने इमोशंस पे पर्दा कहाँ कहाँ डाला है। आपने किन किन चीजों को एक्सप्रेस ही नहीं किया, चाहे वो बचपन से, चाहे अभी रिसेंट इयर्स में। क्या अगर मानिए किसी पेरेंट का अगर चाइल्डहुड थोड़ा ट्रॉमा वाला रहा, जैसे बच्चों के बीच में ही बुलिंग होती है, या आपको आपके लुक्स के लिए बहुत बार कंपेयर किया जाता है, वो भी एक तरह का बुलिंग है। बिल्कुल और अननोइंगली जॉइंट फैमिली में बहुत हो जाता है। तो वो क्या मदर से बच्चे में पास ऑन हो सकता है? पास ऑन 100% होता है। ओके। उसी को जेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। और उन्हीं को हम लोग, मैं 40 सालों से ऊपर अब मुझे हो गया ज्योतिष करते करते, तो हम उसको कार्मिक पैटर्न्स कहते हैं, जेनरेशनल पैटर्न्स। बिल्कुल वो होता ही है। अच्छा, पास ऑन होता जैसे कि मदर अब कॉन्फिडेंट नहीं है अपने लुक्स को लेके, इफ शी इज नॉट कॉन्फिडेंट, उसको हमेशा लगता है कि नहीं यार मेरे में कुछ कमी है क्योंकि मुझे बचपन से ऐसा बोला गया, तो मे बी आई एम लिटिल इंफीरियर, मैं हूँ। तो क्या वो बच्चे में बचपन से आ जाएगा? कि बचपन से आ जाएगा, बिफोर बर्थ आ जाएगा। लास्ट 3, इसीलिए हमारे कल्चर में जब एक औरत गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो देखो अच्छी चीजें देखो, या अच्छे पाठ पढ़ो, स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, जहां मरण मौत या ऐसे माहौल होते हैं वहां भेजते नहीं है उसे। ये इसीलिए क्योंकि पेट में वो बच्चा सुन रहा होता है, सेंसेशंस को वो लेता है, बच्चा लेता है। नेचर डेफिनेटली फर्स्ट माँ है, प्लेसेंटा करके देखो, वो एक लाइनिंग होता है जिससे कि हर फीलिंग माँ की पास ऑन ना हो सके। पर अगर रेगुलर बेसिस पे माँ दुखी है, अनहैप्पी है, कई बार ससुराल वाले कहते कुछ है पर बिहेवियर उनका बहुत अच्छा नहीं होता है ना, बहुत कष्ट देते हैं। आजकल चांसेस कम है क्योंकि इंडिपेंडेंटली लोग रह रहे होते हैं, बट फिर भी अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस मदर्स की रही हैं तो उनके बच्चे 100% ट्रॉमा कैरी करेंगे। ओके। अगर किसी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने पापा मम्मी से ऐसा हुआ कि दे आर नॉट सपोर्टिंग मी, या आई हैव लेफ्ट, आई एम अलोन, अबैंडनमेंट ट्रॉमा, मेरे इन-लॉज भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स तक नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रॉमा भी बच्चे में आ जाएगा 100%। तो क्या वो अपने पापा मम्मी को भी ट्रस्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये मत भूलो कि इट्स नॉट अबाउट के बच्चा ट्रस्ट नहीं कर रहा, सिस्टम ट्रस्ट नहीं कर रहा, ये कहो। सिस्टम ट्रस्ट नहीं करेगा तो सिस्टम जबरदस्ती उस बच्चे से बिहेवियरल रेस्पॉन्स जो है वहां से कराएगा। सिस्टम तो वो एक मशीनी चीज है जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ, एक तरीके से जो बचपन की स्थितियां रही वही आज भी चल रही है। उसे नहीं पता कि चेहरे बदल गए, लोग बदल गए, वो तो रेस्पॉन्स वहीं से देगा। ओके, आर यू गेटिंग दिस? यस।
वो सिस्टम रेस्पॉन्स दे रहा है। तुम्हें लगेगा मैं तो इतना अच्छा, मतलब मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं है, मेरा बच्चा क्यों मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा, मैं तो कोशिश कर रही हूँ। भाई मैंने ऐसा महसूस किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे इन-लॉज ने सपोर्ट नहीं किया, मैं अपने बच्चों को 100% सपोर्ट कर रही हूँ। वो पैटर्न है एक नमूने की तरह, मोटिव की तरह जो बच्चे में चला गया, तो वो ऑटोमेटिकली तुम कितना ही घिस जाओ, भले सिर के बल खड़ी हो जाओ, बच्चा रेस्पॉन्स उस चीज को देगा, क्योंकि वो एक इनबिल्ट रेस्पॉन्स है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपनानी पड़ती हैं जिससे कि वो जो माइंड बॉडी सिस्टम है उसमें करेक्शन हो जाए। ओके। हाँ। अगर किसी के इन लॉज, ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया में 90% ऐसा होता है कि इन लॉज अपनी बहू से कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, 90% नहीं तो भी 75% हाँ, कनेक्ट नहीं कर पाते। समहाउ भले आप उसको लेके आए हो, बट समहाउ आपको ये लगता है कि बेटा मेरा है, बहू मेरी नहीं है। हाँ, नहीं है। तो वो कितना बड़ा दर्द है भाई, उस बहू से ये तो आप उम्मीद कर रहे हो कि तू बेटी की तरह हमारी सेवा कर जी, पर आप उसको बेटी का दर्जा दे रहे हो क्या? बेटी का दर्जा छोड़ो, आपका बिहेवियर इतना खराब है कि आप उसको एक तरीके से फैमिली में एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप एटलीस्ट उसको एक ह्यूमन तो समझ लो कि उसके भी इमोशंस हैं। हाँ, वो नहीं होता ना, तो वो कितना अच्छा, उससे भी बढ़ के आजकल नहीं होता, पर एक जनरेशन पहले लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। कितना बड़ा ट्रॉमा है। वो जो पेट में बच्ची है वो तो पैदा होने से पहले रिजेक्टेड फील करेगी ना। और उस मदर पे कितना प्रेशर है कि भाई मेरे को लड़का देना पड़ेगा तब जाके इस परिवार में मेरी कोई इज्जत होगी। मैं लड़का दे दूं इनको तो ये लोग शायद मेरे को थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट देंगे। वो तो उस ख्वाहिश में। और वो बच्ची जो पेट में है, हम ये ना सोचें कि दिमाग, ये सिस्टम है। जब तक हम ना समझे कि सिस्टम कितना पावरफुल है अंदर, वो तो इमीडिएटली रिजेक्शन फील, वो तो सारा टाइम खतरे के लिए भाप रहा है ना। तो अगर बहू प्रेग्नेंट है, दैट टू इन हर 3rd ट्राइमेस्टर, और अगर उसको वो रिजेक्शन महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले वो न्यूक्लियर रह रही थी, नाउ द इन लॉज हैव पिच इन, ठीक है, एकदम लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो अगर उसके में रिजेक्शन है तो क्या वो बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा? ये जरूरी नहीं है ग्रैंड पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा या कुछ। बच्चा प्यार होता है, वो सबसे प्यार करता है। वो उस चीज को ट्रॉमा की तरह अनुभव करता है कि मेरी माँ को मेरे दादा दादी ने ढंग से ट्रीट नहीं किया। वो एक पेन पॉइंट हो जाता है बच्चे के साथ। लेटर ऑन इन ग्रोइंग इयर्स मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे अपने इन नाना नानी से तो कनेक्ट कर पाते हैं, हाँ, दादा दादी से नहीं कर पाते। हाँ, इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने देखा है। बच्चा देखो दादा दादी से दोनों से प्यार करता है, ऐसा नहीं है, बट जब वो देखता है कि मेरी माँ और मेरी दादी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, बच्चे की उम्र नहीं है कि वो फिगर आउट करे कि सही कौन है गलत कौन है। उसकी उम्र नहीं है, पर वो मजबूरन उसको करना पड़ता है। और उसका सर्वाइवल उसकी माँ के साथ है। और इसलिए जब उसको पता है, उसको पता है कि मेरी माँ की मेरी दादी दादा से नहीं बनती, तो वो अपने आप ही उनसे दूरी बना के यहाँ चिपक जाएगा। दैट्स अ नेचुरल रेस्पॉन्स। अच्छा, तो और अगर उसके बच्चे के होने के बाद, लेकिन इन लॉज, मतलब बच्चे, मदर और इन लॉज के बीच में, मतलब दादा दादी के बीच में हार्मनी है, वो कोल्ड वॉर है, बट ही इज नॉट सीइंग द वॉर, देन आल्सो बिकॉज़ आई टोल्ड यू, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। तुम्हारे किचन में कॉकरोच है, तुम कॉकरोच नहीं जाती किचन में, तुम झाड़ू लेके दबे पांव जाती हो, 8 फुट दूरी पे हो, कॉकरोच भाग जाता है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, है ना। तो इसको एक्चुअली बच्चा जो है
इसको हम कहते हैं न्यूरोसेप्शन। कई माँ बाप कहते हैं, मेरे से आके कहते हैं, हमने कभी, भले हमारा तलाक हुआ पर हम कभी हमारे बच्चे के सामने हमने झगड़ा नहीं किया, या हम बंद कमरे में झगड़ा करते हैं। उससे मतलब नहीं है। जब तक आप एक टर्म को ना समझो, न्यूरोसेप्शन, आपका नर्वस सिस्टम देखता है, सुनता है, उसको आंखों की जरूरत नहीं, उसको कानों की जरूरत नहीं है। वो तो एनर्जी को भाप के लेता है। तो आप यहां तक भरे पड़े हो, बोल कुछ नहीं रहे, वो न्यूरोसेप्शन की वजह से उसने तो ले लिया। इसीलिए हम कहीं अगर जाते हैं, वहां का वाइब नेगेटिव है तो यू फील अनकंफर्टेबल, पॉजिटिव है तो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल, हाँ। ओके, वो हम भाप जाते हैं। ओके। और एक केस मेरे साथ हुआ था, जैसे मेरा सेकंड चाइल्ड है, वो जब हुआ ना, तो मेरी मम्मी यहाँ पे थी, और आफ्टर डिलीवरी उसको जब भी मैं उठा रही थी, ही वाज क्राइंग, और जब वो मेरी मम्मी के पास जा रहा था तो वो शांत हो जाता था। ये कैसे हो सकता है? तो ये, क्योंकि वो तो मुझसे रिलेटेड है। तुमसे रिलेटेड है, बिल्कुल। तुम्हारी मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा। शुरू से बताओ। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब मुझे लगा कि अगर मुझे आज तक कोई समझा है तो वो लेटर ईयर्स में। थोड़ा बचपन बताओ, बिफोर एज 7 बताओ, माहौल बताओ घर का। जॉइंट फैमिली थी? जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली थी। क्या मदर हमेशा बिजी? हाँ, वर्किंग थी। योर मदर वाज वर्किंग। हाँ। घर आती थी तो तुम नौकरी करो या मत करो, तुम बहू हो, यू हैव टू, अगर तुम्हें शाम का खाना बनाना है तो तुम्हें ही बनाना है। वो तो था। हाँ, वो तो है। बच्चा कैसे फील कर, बच्चा इन ऑल दिस? हाँ, डिप्राइव्ड मैंने फील किया था। तुमने फील किया है ना? तो you have felt deprived and you have carried anger which you are not aware of. You are not consciously, तुम बिल्कुल sorted हो अपने माँ के साथ. Unconsciously there are plenty of things inside. तो इसलिए उस बच्चे ने केवल ये शो किया, I don't want to be with you. So who brought you up? तब तुम्हें, जब तुम मम्मी नौकरी करती थी तो तुम्हारी देखभाल कौन करता था? दादी थी घर में, और मेरी कजिन सिस्टर थी। तुम्हारी को कौन संभालता था? देखिए, मम्मी तो 3 इयर्स तक जॉब नहीं की थी। आफ्टर आई जॉइंड, 8-7 में पूछ रही हूँ, 8-7 से पहले, उससे पहले मम्मी थी, और मेरी कजिन सिस्टर थी, शी वाज 10 इयर्स एल्डर टू मी। तो वो उनके साथ मैं रहती थी, स्कूल से आती थी तो उनके साथ रहती थी। वो ही ज्यादा संभालती थी, दादी संभालती थी? हाँ, दादी। Your grandmother used to take care of you? Not much. हाँ, who used to take care? Only that cousin, yeah. Okay, so that is what you have felt, a distance and a discomfort with your mother. तुम्हें उसका एहसास नहीं है, unconsciously. Okay. वो चीज later on जब बड़े हो जाते हैं तो हमें सब समझ में आता है, क्योंकि हमारा माइंड डेवलप हो जाता है, हम सब समझते हैं कि देखो माँ की मजबूरी थी, जॉब पे जाती थी, कितना तो करती थी, जितना संभव होता था उतना करती तो थी। ये सब हम बड़े होने के बाद जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं समझते हैं। बट हमारा सिस्टम जो है वो बहुत छोटी उम्र में इस बात को भाप चुका है कि मदर अनअवेलेबल है। तो वो भले कुछ समय तक एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन, भले 3 साल घर पे रही है, पर she must have been away from you, मतलब household work, this, that, responsibilities joint family में बहुत होती हैं। भाई न्यूक्लियर फैमिली में चलो कोई बात नहीं, आज खाना बनाने का मन नहीं किया, कुछ कर लेंगे, कहीं से मंगा लेंगे, भले तुम लोगों के उस टाइम पे स्विगी जोमेटो नहीं था, फिर भी there were other things when your parents were young mothers. आज तो बात ही और है। तो at that time नहीं, she's away because, and do you have siblings? बहने भाई हैं? एक elder brother है। कितना एज डिफरेंस है? 3.5. 3.5. Only one brother you have. Real एक भाई है और एक बहन हो। So वही है, you're carrying a lot of anger जिसका तुम्हें पता नहीं है। Okay. Actually I am MBA finance और मैं जॉब कर रही थी, but as soon मैं माँ बनी तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे वर्क करना है, क्योंकि अनकॉन्शियसली एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है 10%, एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है जो सारे फैसले हमारे लिए लेता है। तुमने इतना डिप्राइव्ड फील किया है मदर की कंपनी को या मदर के इमोशनल सपोर्ट की, तब
that you decided automatically unconsciously कि अब बच्चा हो गया तो अब अपन को पूरा, फिर भी तुम्हारे बच्चे को not necessary कि 100% satisfied हो, चाहे घर पे बैठी हो। मैं आपसे क्लासेस लूंगी कि मुझे अपने आप को कैसे अनटाई करना है, ये सारे नॉट्स जो मेरे अंदर है। तो नाउ कमिंग कि अभी जो हम रियल सिनेरियो में देख रहे हैं ना, व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, जब तक वो टीनेज, आजकल टीनेज का भी जरूरत नहीं है, वो पहले ही बच्चे बड़े हो जा रहे हैं जी, तो वो अपने पापा मम्मी को ट्रस्ट करना बच्चे छोड़ देते हैं। आजकल ये हो रहा है कि बच्चे छोड़ दे रहे हैं अपने पापा मम्मी को ट्रस्ट करना। फ्रेंड्स ज्यादा उनको लगता है अपीलिंग है, फ्रेंड्स ज्यादा मेरी बात सुनते हैं। इस चीज को पेरेंट्स कैसे टैकल? देखो, अराउंड बिटवीन एज 9 and 11 बहुत सारे, मतलब ब्रेन में बहुत सारे फंक्शंस शुरू होते हैं, बहुत बहुत कुछ होता है, उसको हम न्यूरॉन प्रूनिंग कहते हैं। मतलब जैसे समझो बगीचे में इतना बड़ा झाड़ है, अब तुम माली से कहो कि इसको थोड़ा शेप दे दो, तो वो काटा छाटी करके थोड़ा ऐसा कर देता है ना जी, शेप में। वैसे वो न्यूरॉन्स बहुत सारे उसके हट जाते हैं, जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ वो सब हट जाएंगे, बहुत सारी चीजें, बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस, एंड अराउंड दैट टाइम हार्मोनल चेंजेस डेवलप होती हैं, क्योंकि बच्चे को अल्टीमेटली घर में नहीं रहना है। इवन तुम बच्चे को छोड़ो, एक चिड़िए को भी घोंसले में नहीं रहना है, उसको उड़ना है और उसको घोंसला छोड़ना है ना। तो बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है टू बिकम इंडिपेंडेंट, टू स्टेप आउट इनटू द आउटर वर्ल्ड एंड टू टेक रिस्क्स। और हम क्या करते हैं उस टाइम पे, और ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है अब खतरा है। पहले तो बच्चा छोटा था, अब कुछ नहीं, पर उस समय हम फ्री नहीं छोड़ पाते। हम एक्चुअली नेचर के साथ जब कभी इंटरफेयर करेंगे तब हम ये रिजल्ट्स देखेंगे। जब तुम लोग बच्चे थे तो तब भी तुम्हारे पेरेंट्स ने ये सब किया होगा, पर तब समय और था एंड तुम लोग की रेस्पॉन्सेज और थी। आज बच्चों को एक्सपोजर तरह तरह की चीजों का है जिनकी कल्पनाएं 20 साल पहले नहीं कर सकते थे। आज सब कुछ बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है, इसलिए इनको अपने माँ बाप ही दुश्मन नजर आते हैं। ट्रस्ट नहीं कर पाते। यू हैव टू लीव देम फ्री, छोड़ दो फ्री, कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हम नहीं कर पाते। हम अब ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल छोड़ दो कंट्रोल, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा बच्चा तब ट्रस्ट करेगा जब उसको लगे कि मेरे पेरेंट्स मुझे ट्रस्ट करते हैं, पर हम ट्रस्ट नहीं करते। थोड़ा ज्यादा, अगर 13-14 साल की लड़की है, थोड़ा ज्यादा फोन पे किससे बात कर रही, हमारे माइंड में कोई लड़का तो नहीं है, तेरे इतने लड़के दोस्त क्यों है भाई, लड़कियां कम फ्रेंड्स क्यों हैं, बहुत तो हम पता नहीं क्या क्या खिचड़ियां पकाते हैं। वी डोंट लेट देम फ्री, है ना। तो ये हमारी हरकतें हम ना बदलें तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चे ओपन रहो, जो कहे बच्चा सब ठीक है, सुनो उसकी पूरी, है ना। एक मदर ने पूछा काउंसलिंग सेशन में, उसने कहा कि मेरी बेटी 17-18 साल की थी, समथिंग स्कूल में थी, फाइनल ईयर में थी समथिंग, इसके इतने फ्रेंड्स लड़के हैं, इसकी लड़कियां तो फ्रेंड्स ही नहीं है, तो हमारे तो ये नहीं चलता। ये मदर का था जी। तो वो एक काउंसलिंग सेशन था जिसमें फिर मैंने उसकी डॉटर से बात की थी। माँ ने इतनी सी तकलीफ नहीं की, उसने ये तो देखा कि क्या, ये नहीं देखा क्यों। तो उस लड़की से मैंने पूछा कि व्हाई इज इट कि भाई यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु आर बॉयज, तुम्हारी फ्रेंड्स गर्ल्स कम और बॉयज क्यों ज्यादा है। लड़की ने एकदम सीधा सा जवाब दिया, बोली कि हमारे शहर का जो सबसे महंगा स्कूल है उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाल रखा है, और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मिडिल क्लास है, अफोर्ड नहीं कर सकते, इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। दे वांट कि एजुकेशन मुझे बेस्ट मिले, उन्होंने मुझे स्कूल में डाल तो दिया। और इस स्कूल में सारे वो रईसजादों के बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, वो तो ब्रांड्स की बात करती हैं, कॉस्मेटिक्स की, जब देखो थोड़ा टाइम मिलेगा कॉस्मेटिक्स की बात करेंगे, ब्रांड्स की बात करेंगे। मैं बहुत आउट ऑफ प्लेस फील करती हूँ, मैं उन नामों को नहीं जानती,
और मैं कभी खरीद ही नहीं पाऊंगी, तो मैं खुद ही बहुत आउट ऑफ प्लेस फील करती हूँ, तो मैं जाके लड़कों से बात करती हूँ। वो ये सब नहीं देखते क्या ब्रांड और क्या ये, आपको वो बिल्कुल दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, इसमें कहीं लड़की गलत नहीं है, है ना। अगर माँ ने शक के बजाय अगर उसने खुलकर थोड़ा क्यूरियसली पूछा होता, तो लड़की शायद माँ के साथ ये शेयर करती। ऐसी कई चीजें, तो एक उदाहरण है, कई ऐसी चीजें होती हैं। देखो, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दो चीजें होती हैं, दो हेमिस्फीयर्स होती हैं, लेफ्ट और राइट। हमारा राइट इमोशनल ब्रेन होता है, बच्चा 3 साल की उम्र तक तो टोटली राइट ब्रेन्ड होता है। इसीलिए उस उम्र में जो जो चल रहा होता है आसपास, सब रिकॉर्डिंग की तरह सीधे अंदर घुसता है सबकॉन्शियस माइंड में। और राइट ब्रेन तो इमोशनल ब्रेन है, इमोशनल, आर्टिस्टिक ब्रेन, म्यूजिकल एबिलिटीज, टैलेंट्स, है ना, ये सारी चीजें, इमेजिनेशन, और हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम जो अपने बारे में धारणा बनाते हैं, राइट ब्रेन से आता है। 3 साल से पहले बहुत कबाड़ा मच चुका होता है, इसलिए उसको फिर ठीक करना, उम्र निकल जाती है उस चीज को ठीक करने में। ये राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है, सवाल जवाब करने वाला ब्रेन है, जो तर्क करता है, मैथमेटिक्स, पढ़ाई लिखाई वाला ब्रेन, ये लेफ्ट ब्रेन है। हमेशा बच्चे के साथ पहले कनेक्ट फिर करेक्ट। हम बिल्कुल राजी नहीं है 16-17 साल, आजकल तो देखो क्लास 3-4, ग्रेड 3-4 के बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें करते हैं। जमाना पता नहीं कहाँ जा रहा है ना। मेरे पास ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं जो बड़े परेशान हैं इन चीजों को लेके। सो अब 16-17 साल तक तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनके शायद कोई रिलेशनशिप इशू ना रहा हो। लड़कियां, इट हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन, बड़ी बड़ी सिटीज में, वेरी वेरी कॉमन, इवन इन स्मॉल सिटीज अवेलेबल इसलिए होता है, या वो अटैचमेंट प्रॉब्लम, अटैचमेंट इशू करके एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कि बच्चा महसूस करता है, इसलिए वो बाहर जाके उस अटैचमेंट को महसूस करने की कोशिश करता है, पाने की कोशिश करता है ना। तो ये वो, अब ये देखो कि वो 16 साल की लड़की, कोई रिलेशनशिप हो गया, फिर वो ब्रेकअप भी हो गया, साहब ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, अब घर आती है, पता चलता, मतलब वो कई दिनों तक उसके हाव भाव को देखकर कम से कम माँ तो भाग जाती है कि समथिंग इज नॉट ओके। पता भी चल जाता है, मान लो कुछ मिल जाता है, कोई चैट मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, इमीडिएटली वो बेटी पे बरसेगी इन मोस्ट केसेस। अगर वो प्यार से बात भी करेगी तो वो यहाँ तक तो गुस्से को होल्ड करके और तरीके से बाहर बात करेगी, क्योंकि आजकल हम समझते हैं कि बच्चे के साथ डील करना मतलब हमें तरीके से डील करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे के रेस्पॉन्सेस बहुत खराब हो सकते हैं। यहाँ तक तो गुस्सा है, और उसको फिर या तो एक लेक्चर मिलेगा या कुछ मिलेगा या समथिंग, वो गलत हो जाता है। देखो, हो गया जो हो गया, चाहे कितना ही बुरा हुआ हो, मैं तो ब्रेकअप कह रही हूँ, पता नहीं आजकल क्या क्या होता है, बहुत कुछ हो गया, समझ लो। आप एज अ पेरेंट, आपकी ड्यूटी है फर्स्ट राइट ब्रेन से कनेक्ट करो, उस बच्ची से पूछो क्या फील कर रही है, वो किस स्थिति से गुजर, तुम शेयर करना चाहोगी, मैं सुनूंगी, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं नहीं जज करूंगी, मैं कुछ नहीं, मैं जानना चाहती हूँ तुम किस स्थिति से गुजर रही हो। उसको उस वक्त उस सपोर्ट की जरूरत है, उसमें हफ्ते लग सकते हैं, उतना कंट्रोल मदर को रखना पड़ेगा, उसको पूरा सुन ले, राइट ब्रेन कनेक्शन फिर करेक्ट। देखो, इसीलिए हम इतना रोकते थे, हम इसीलिए रोक, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम इस दर्द से गुजरो, इसलिए हम तुम्हें भले उस समय कंट्रोल लगा हो, पर ये हमारा रीजन होता था। हम तो पहले ही कहते थे, मैं तो पहले ही कहती थी, हम डायरेक्ट, फिर वो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं शेयर करेगा। ये बच्चे का हक है और पेरेंट्स का फर्ज है। तो इस केस में फिर वो अपने फ्रेंड्स से शेयर करने लगेंगे, एंड माइट बी, हाँ,
बहुत सारी चीजें, इसीलिए फिर पेरेंट्स से बंद कर देते हैं, शेयर ही नहीं करते। हमारा फर्स्ट काम है कि हम अपने बच्चे के लिए नॉन थ्रेटनिंग हो जाए, यानी बच्चे का सिस्टम जब स्कैन करे तो हम उन्हें खतरे की तरह महसूस ना हो। घर जंगल है, हम वो शेर हैं, हमारा बच्चा वो खरगोश है। फ्रॉम द टाइम ऑफ वेरी अर्ली चाइल्डहुड उसे चेंज करना हमारा फर्ज है। हम जितना ओपन कम्युनिकेशन रखें, अगर माँ बाप के बीच झगड़ा होता है तो भी वो बच्चा भले 7 साल 8 साल 10 साल कुछ भी है, 12 साल 14 साल कहीं पर भी है, आपका फर्ज बनता है बाद में एज पेरेंट्स आप उस बच्चे के साथ बैठकर उसको समझा सकें कि देखो हम दो अलग लोग हैं, हमारे माइंडसेट्स अलग हैं, हम झगड़ते हैं, पर हमारा ना तो आपस में कोई प्यार कम हो रहा है, ना तुम बच्चों के प्रति कुछ कम हो रहा है। इन चीजों से तुम्हें परेशान नहीं होना है, सब कुछ सेफ है, नथिंग टू वरी। देखो आजकल ये भी 60% पेरेंट्स दे पाते हैं कि हम साथ भी रह रहे हैं, 40% तो या तो सेपरेटेड है या डिवोर्स्ड है। आजकल बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, है ना ये सब। और बच्चा कुचा कबाड़ा कोविड ने खत्म कर दिया, एक पेरेंट को ले ही गया। ये सब भी सिंगल पेरेंट्स कितने हैं आजकल। तो इसलिए आपको वो इमोशन, आप अपने दुख दर्द बच्चों के साथ शेयर मत करो, ये हुआ वो हुआ, वो मत, बच्चा बहुत छोटा है मत करो, चाहे वो 12 13 14 साल का है, वो सब मत डिस्कस करो। बट आपका आपसी जो है वो बच्चे के सामने खुला खाता होना चाहिए कि देखो हम सिर फोड़ लें एक दूसरे का, फिर भी हम एक हैं, और जहां तक तुम दोनों का सवाल है हम हमेशा एक रहेंगे। ये चीज, ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली बच्चे के पास जाना चाहिए, है ना। और तुम किसी का गला भी रेत के आओ तो भी हम सुनेंगे, तुम्हें इधर उधर किसी से ये कुछ। मेरे पापा हमेशा बोलते थे हाँ। कि भले तुम किसी का मर्डर भी करके आ जाओ, कम एंड टेल मी, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर। बस तो ये एक ट्रस्ट था कि हाँ, बस वो ट्रस्ट तो, हमें एज पेरेंट। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चे को कह रहे हैं कि जा किसी का गला काट दे, वो हम भी समझते हैं। मतलब ये है कि बच्चा इतना सेफ फील करे कि मुझे कहीं किसी, मैं अगर एक लड़की है, अगर मैं कहीं इन्वॉल्व हो गई, कुछ हो गया कुछ, मैं अपनी माँ से जाके कह सकती हूँ कि ये मेरी माँ सुनेगी, सुनेगी तो सही, एक बार तो पूरी सुनेगी, मेरी सुनवाई पूरी होगी। पर मोस्ट पेरेंट्स की नहीं, वहां पर है वो गलत है, वो फिर बहुत गलत हो जाता है, वो दैट शुड नॉट हैपन। आजकल मैंने देखा है जैसे यंग जो जनरेशन है फ्रॉम 25 to 32, वो कमिटमेंट देना ही नहीं चाहती, वेदर इट बी मैरिज कमिटमेंट। हाँ, क्योंकि दे कैन सी सो मेनी डिस्टर्ब मैरिज, उनको एक हेल्दी मॉडल ऑफ मैरिज एंड हेल्दी मॉडल ऑफ रिलेशनशिप दिखता ही कहाँ है। कहाँ दिखता है? अगर आपके पास एक माइंड में मैप है, हाँ दिस इज व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट अ हैप्पी मैरिज लुक्स लाइक, दे कैन ट्रस्ट। जब वो आसपास ही देखते हैं फ्रेंड्स के मैरिजेस खराब हो रहे हैं, रिलेटिव्स में कजिन की शादी ऐसी हो गई, उनको लगता है यार छोड़ो, इन लफड़ों में मत पड़ो। पेरेंट्स का कभी अच्छा रिलेशन नहीं रहा तो बच्चा कमिटमेंट देने से बिल्कुल डरेगा। मोस्ट केसेस में मैरिज डिस्टर्ब, एक नहीं 4 बच्चे हैं घर में तो एक बच्चे का डिस्टर्ब हो जाता है, 3 का भले ही सही रहे। कैरियर, ट्रॉमा का कैरियर एक बच्चा बनता है। एनर्जेटिकली एक बच्चा कैरियर बन जाता है। अच्छा, वो कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है। मतलब नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट चाइल्ड ही होगा, नॉट एट ऑल, कोई भी सेकंड, चारों में से कोई भी। हाँ, एनीवन। मतलब वो आपका जो किसी भी पेरेंट का जो ट्रॉमा रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा एनी मींस। एनी मींस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वो फादर का भी होगा, तो किसी का भी होगा, इट डजंट मैटर। एंड दूसरी बात, अब जैसे कल्पना करो एक अल्कोहलिक फादर है, उसके 2 बेटे हैं, दोनों बच्चों ने बचपन से यही देखा है कि फादर बिल्कुल पी के आते हैं और जो भी होता होगा। अब इन दोनों के रेस्पॉन्सेस अलग हो सकते हैं। एक बच्चा ये ठान सकता है कि मैं जिंदगी में एक बूंद शराब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, और हो सकता है वो ना लगाए। दूसरा बेटा हो सकता है फादर की तरह अल्कोहलिक हो जाए। पर अगली पीढ़ी में हो सकता है जिस बेटे ने एक बूंद शराब को हाथ नहीं लगाया, उसका बेटा
अल्कोहलिक हो जाए और वो अल्कोहलिक बेटे का बेटा सोबर रहे। ये जेनरेशनल ट्रॉमा ये कैसे जाती है, यहाँ छोड़ के वहां चली जाए, वहां छोड़ के वहां, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, यही सारी चीजें कार्मिक में हम देखते हैं। ओके, इट वाज गुड। मैं चाहूंगी अब आप एक अपने इतने दिन से आप पेरेंट्स से डील करें, जो आपको लगा हो कि सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए सॉल्विंग था ये केस, कोई ऐसा? नहीं, मेरे लिए नहीं था कोई केस में, मेरे लिए कोई भी केस कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, प्रोवाइडेड मेरे लिए वो केस डिफिकल्ट हो जाता है जिसमें माँ बाप या माँ, मैं दोनों को एक्सपेक्ट ही नहीं करती। मैं एक्चुअली जो करती हूँ वो एक सिर्फ मदर को लेके करती हूँ, मदर को ही डील करती हूँ, मेरे को बच्चे की जरूरत भी नहीं है। डिफिकल्ट तब होता है जब माँ जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि प्रॉब्लम मेरे साथ है। वो फिर भी बार बार कहती नहीं, मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। वो ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहती कि मेरी इमोशंस डिस्टर्ब्ड है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वहां प्रॉब्लम। बट फिर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आगे पीछे आपसे वो काम करा के रहेंगे। ओके, ये जो है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती क्यों है? ऐसी प्रॉब्लम्स करेक्शन के लिए आती हैं। राइट, बच्चे जो भी बिहेवियर्स दिखाते हैं, डिस्टर्बेंसेस दिखाते हैं, वो आईना दिखा रहे होते हैं माँ बाप को कि आपको अपने इमोशनल हेल्थ को ठीक करना है, आपके अंदर ये कुछ चीजें चल रही हैं, इनको देखो, इनको ठीक करो। आप कहते रहो नहीं 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 नहीं, आगे पीछे करना ही पड़ेगा। नहीं तो वो फिर डिजीज का फॉर्म लेती है। मैं अपने कार्मिक वेबिनार्स में इसकी बात करती हूँ कि भाई आप इमोशनल हेल्थ अपना नहीं देखोगे तो वो डिजीज का रूप लेगी। ऐसा नहीं है 90 साल का व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी रह सकता है, 40 साल के लोग आजकल रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स है, ये है थायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, माइग्रेन्स हैं। क्यों है? क्योंकि आपके इमोशन सप्रेस्ड है, इसलिए उसने ये फॉर्म्स ले लिए, और कुछ भी नहीं है। तो आगे पीछे पेरेंट्स को अपना इमोशनल हेल्थ ठीक करना पड़ता है, ये है। तो जो मतलब हमारा इस पूरे कन्वर्सेशन का हमें कंक्लूजन ये मिला कि अगर बच्चे में कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो पेरेंट्स, तो फर्स्ट ट्राई टू क्योर योरसेल्फ, हील योरसेल्फ। हाँ, हील योरसेल्फ। हाँ, एंड लुक एट योर चाइल्डहुड, लुक एट योर, तुम्हारी लाइफ में कहाँ कहाँ इमोशनली तुमने कब कब डिस्टर्ब फील किया है, भले ही आज सब शांति हो गई हो। ओके, और इसके लिए अगर आपको हेल्प भी लेने की जरूरत है तो प्लीज डोंट शाई अवे, प्लीज डोंट, यू शुड टेक हेल्प, यू शुड, चाहे तुम कोई भी हेल्प लो, कोई भी सपोर्ट सिस्टम लो, यू शुड। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, हाँ, या, नहीं, या मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा एक्सेप्टेंस में जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस में। और ये थोड़ी है कि कोई दिमागी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल है भाई। पाइपलाइन है, पाइपलाइन में अगर एक पत्थर फंस जाए बीच में तो आप साफ पानी डालोगे तो वो नीचे जो जाएगा थोड़ा सा ही जाएगा, और वो भी थोड़ा गंदा मैला ही जाएगा ना, तो उसको हटाना तो आपका काम है, वो तो करना पड़ेगा। और ये अपने से ज्यादा अपने बच्चे को हेल्प करने के लिए उनको करना चाहिए। बस मेरे पास मिराक्युलस रिजल्ट्स हैं जहां मदर ने आके कहा पढ़ता ही नहीं है बच्चा, ये है वो है वो है, दुनिया भर की कहानियां थी, और वही बच्चा, मैं तुम्हें वो भेजूंगी, 1 मिनट का है, समवेयर आई हैव गॉट इट। ऐसे एक नहीं, मेरे पास कई होंगे जिसमें कि वही बच्चा लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, कॉलेज में सेमिनार लीड कर रहा है, सब कुछ है, प्रोफेसर्स बड़े खुश है। कैसे हुआ? मेरे को तो बच्चे का नाम भी नहीं पता। माँ ने शिद्दत से अपने आप को हील करने की कोशिश की, रिजल्ट सामने। ओके, तो हो सकता है किसी केस में दोनों पेरेंट को एक नहीं, दोनों की जरूरत ही नहीं है, चाहे प्रॉब्लम दोनों में है, एक की आवश्यकता होती है। ओके, क्योंकि बायोलॉजिकल कनेक्शन मदर और चाइल्ड का बहुत स्ट्रांग है, बायोलॉजिकल तो फादर का भी है, बट 9 months माँ ने उस बच्चे को रखा है, इसलिए इट इज इजियर टू वर्क थ्रू द मदर। माँ के कई केसेस में मदर अवेलेबल नहीं है तो फादर के थ्रू बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे हैं लोग, मदर नहीं कर पाती,
फादर करते हैं, बहुत हैं ऐसे भी केसेस, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज ठीक की जा सकती। हम देखो अपने बच्चों को बंगले, गाड़ी, बैंक बैलेंस, स्टॉक, शेयर्स, जेवर ये दें और वो बच्चा खुश ना रह सके फ्यूचर में, अपना पोटेंशियल के माफिक वो परफॉर्म ना कर पाए, तो क्या फायदा? इससे तो आप कुछ ना दो, आप अपने आप को ठीक करके रखो। आपके बच्चे को ऊपर वाले ने पंख दिए, वो तो उड़ेगा। आप अपने को ठीक करो, भले कुछ छोड़ो ना छोड़ो चलेगा, पर जो कचरा उसको दिया उसे वापस ले लो। ये है ट्रॉमा जो दिया उसे वापस ले लो, ये कंक्लूजन है। नहीं, बहुत अच्छा ये था। मुझे मेरे लिए भी ये बहुत आई ओपनर था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मुझ में भी कुछ ट्रॉमा है। मैं तो सब में होता है, ऐसा थोड़ी है। मुझे तो लग रहा था मैं तो हैप्पी गो, मुझे तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ होता है सब में कुछ ब्लॉक्ड इमोशंस, हम सब में होती है। तो वी शुड आइडेंटिफाई एंड वी शुड वर्क ऑन दैट। यस, यू शुड आइडेंटिफाई एंड यू शुड वर्क ऑन इट। इंस्टेड कि आजकल जो स्कूल वाले एक ब्लैकलिस्ट कर देते हैं बच्चों को, आपके बच्चे को ADHD है, हाइपर है। हाँ, ये सब बहुत गलत है। मैं रात को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। आप मत भेजो, आपके बच्चे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं, चाहे उसकी हरकतें कैसी हो। आप हर वो चीज करो जिससे आप ठीक हो सकती हो। मैं रात को 10:30 मेरा इंस्टाग्राम पेज है ऊर्जा पोटेंशियल्स के नाम से, फ्री करती हूँ हो ओपोनोपोनो करके एक चैंट। अलग अलग दिन में अलग अलग चीजों के लिए करती हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं किस चीज के लिए कर रही हूँ, पर 90 डेज अगर लोग आते हैं और रोज 10 मिनट के लिए जस्ट उसको सुनते हैं, कुछ नहीं, बैठो लेटो कैसे भी, बस उसको सुनो, तो ही आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, है ना। मैं वही फिर अपने YouTube उसमें भी, चैनल पे भी सेम वीडियो में डालती हूँ। जो लोग 10:30 नाइट ना आ पाए वहां जाके देखते हैं। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है, मतलब जो लोग कोर्स वोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हर एक जरूरी नहीं है, तो वो ये फ्री चीजों का हेल्प लेना, फ्री में ये जो हम लोग करते हैं उसका हेल्प लो। 10:30 आओ, अगर आप पेज फॉलो करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भाई ये लाइव आ गई, आप ज्वाइन करो। कुछ भी वहां कोई टॉपिक चल रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, वो चैंट चल रहा है आपके लिए, वो मतलब का है। बट मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि कोर्सेज का क्या प्राइसेस रहता है मैम? नहीं, वो डिपेंड करता है, बहुत लो प्राइस से लेकर, मतलब ये मानकर चलो 4,999, मतलब 5,000 वहां से लेके 5 लाख तक है। अच्छा, मैं सुसाइड केस हो, कोई भी केस हो, मैं उसको ठीक कर सकती हूँ दावे के साथ। अच्छा। इसलिए वो प्राइसिंग अलग अलग। फिर आप कैसे डिसाइड करते हो प्राइसिंग पे? आप पेरेंट्स से बात करके? हाँ बिल्कुल, अब जैसे ये वेबिनार्स मेरे होते हैं जी, उसके बाद मैं उनसे कहती हूँ कि जिनको जो भी प्रॉब्लम है आप 999, अलग अलग वेबिनार्स में प्राइसिंग अलग है, आधे घंटे का 999, 1 घंटे का 1,999, आप चॉइस से आप बुक करो, आपको लगे मैं 30 मिनट्स में कॉल खत्म कर दूंगी, तो आप फिर 999 बुक करते हो तो 30 मिनट्स के बाद मैं नहीं बैठ पाऊंगी, आप आओ कॉल पे, आप पेमेंट करके और मेरे से अपॉइंटमेंट लो, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी कि क्या रहा है, आधे घंटे में मोटी मोटी जो मुझे पूछनी है पूछूंगी, और फिर मैं प्राइस बताऊंगी कि मैं आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, आप ये ले लो। आप यस हो तो ठीक है, आपको लगता नहीं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा महंगा है तो फिर मैं देखूंगी, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और कह रहे नहीं तो फिर देयर इज नो पॉइंट, फिर देयर इज नो पॉइंट, तो ठीक है कोई बात नहीं, डिपेंड करता है। उनको कहती हूँ तुम फ्री वाले में कम से कम आओ, फिर देखते हैं जैसा भी जो भी होगा। तो मेरे अलग अलग है, पेरेंटिंग 20,000 का कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, संडेज को आते हैं, ग्रुप कॉल्स पे आते हैं, अलग अलग हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है मेरे पास। बहुत कल भी बैंगलोर में कुछ हाँ मेरा कॉन्फ्रेंस, हाँ तो वो किस टॉपिक पे था मैम? वो यही था, ये जो मेरा ऑलरेडी एक अच्छा क्लाइंटेल है बैंगलोर में जी, तो ऑनलाइन अभी तक इन लोगों के सेशन सारे चल रहे थे, तो मैं भी उन लोगों से मिलना चाह रही थी, वो लोग भी मुझसे मिलना चाह रहे थे, एंड मैं क्योंकि 40 ईयर से ज्योतिष का भी काम कर रही हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसके ऊपर एक मीटअप था हमारा। ओके, ये सो मैम इट वाज लवली
मैं I too आपसे enjoyed. मिली, ये मेरे लिए मुझे लग रहा है कि इट इज एन ऑनर फॉर मी. Thank you so much. I got so much of clarity. Thank or you. हाँ. maybe one of the parent you're sitting here in front of you. God bless me, you sort it all out. You don't need to make purchases. तुम जितना जो जहां से freely ले सकती हो वो लेके ही करो, बहुत है. थैंक यू सो मच मैम, आप आई, हमें इतना क्लैरिफिकेशंस दिया इतने अच्छे से. और आपके साथ ना ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम मीटिंग टू अ स्ट्रेंजर. सीरियसली, ट्रस्ट मी. I didn't feel that, Namrata. मुझे I'm happy. ऐसा लगा कि एक, सी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स. मुझे ऐसा लगा कि एक मदरली फिगर मेरे सामने बैठी है एंड आई एम जस्ट गेटिंग एंड रिसीविंग ऑल द लव. सीरियसली मुझे So nice. ऐसा लगा. I too loved coming here. I enjoyed it. Thank you for calling me. थैंक यू सो मच मैम. और आई थिंक ये हमारा रिलेशन यहीं तक नहीं, आगे भी जाएगा. आप हमारे पॉडकास्ट पे बार बार आएंगी. बिल्कुल. और पेरेंट्स को हेल्प करेंगी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम. होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, आप इससे कनेक्टेड फील किए होंगे और आपको कुछ चीज़ों का क्लैरिटी मिला होगा. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है. थैंक यू सो मच. मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी ऑलवेज. राधे राधे.